फिजिकल हम लोग खत्म कर लिए हैं 5 चैप्टर। आइए आज बात करते हैं इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक में हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है और इससे नंबर कितने आते हैं जी? 23 नंबर। और टोटल इसमें कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर, जिसमें पहला आपका चैप्टर है धातुओं का निष्कर्षण एवं इसकी विधियां, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रोसेस। ये जो चैप्टर है आपको 10th क्लास में ही पढ़ना है, चैप्टर नहीं पढ़ना है, मतलब ये बात पढ़ना है 10th क्लास के तीसरा चैप्टर में। 10th क्लास जो तीसरा चैप्टर आप पढ़े होंगे धातु और अधातु, उसमें सारा बात पढ़ना था। तो 10th क्लास के ही बच्चे इसको क्या कर सकता है, समझ सकता है, देख सकता है वीडियो को। देखिए धातु का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो एक प्रकार का क्या होता है, तत्व होता है। और निष्कर्षण का मतलब होता है निकालना, प्राप्त करना। निष्कर्षण का मतलब प्राप्त करना। अब यहीं से सोचना है चैप्टर का रहस्य निकलेगा। बोलिए धातु को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? जैसे सोना धातु हो गया, लोहा धातु हो गया, चांदी धातु हो गया, ये सारा धातु कहाँ से प्राप्त करते हैं? बोलिए आसमान से नहीं, जितना भी धातु है सब धातु कहाँ से निकलता है? जमीन के अंदर से, जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो धातु को हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे? जमीन के अंदर। और उसको कैसे प्राप्त करेंगे, समझे? इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि धातु जितना भी है, धातु का स्रोत जो है वो स्रोत क्या होगा? भूपर्पटी। भूपर्पटी का मतलब क्या? धरती के आंतरिक सतह जितना भी धातु आता है, स्रोत का मतलब समझते हैं, उसका भंडार। स्रोत का मतलब धातु कहाँ रहता है? जमीन के अंदर, जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। तो जितना भी धातु है सब धातु कहाँ से प्राप्त होगा? जमीन के अंदर से। अब बोलिए तो धातु जब हम लोग जमीन के अंदर से प्राप्त करेंगे तो कुछ धातु है जो संयुक्त अवस्था में होता है। कुछ धातु किस अवस्था में? संयुक्त। और कुछ धातु होता है मुक्त अवस्था में, समझे? संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड और मुक्त का मतलब होता है फ्री। यानी कहने का मतलब कुछ धातु जब आप प्राप्त कीजिएगा भूपर्पटी से, तो कुछ धातु जो है आपको संयुक्त अवस्था, संयुक्त का मतलब समझना है मिला जुला। क्या? मिला जुला। और मुक्त का मतलब मिला हुआ नहीं, वो एकदम सिर्फ और सिर्फ वह अपने रहेगा, उसके साथ कोई भी मिला हुआ नहीं रहेगा। तब यहाँ पे समझना है कि कौन संयुक्त अवस्था में रहेगा और कौन मुक्त अवस्था में रहेगा। तो जैसे मान लिया जाए, खुद एगो जमीन के अंदर से आप सोना प्राप्त कीजिए और एक जमीन के अंदर से आप लोहा प्राप्त कीजिए, तो दोनों में से बोलिए जी, दोनों में प्योर कौन रहेगा? सोना रहेगा कि बोलिए लोहा रहेगा? सोना। सोना रहेगा। सोना को आप किसी भी चीज में रख दीजिए, चाहे उसको जमीन के अंदर गाड़ के रख दीजिए, छप्पर पर रख दीजिए, उसको आग में डाल दीजिए, उसके रंग रूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, समझे? यानी सोना है जो अपने रंग रूप में परिवर्तन नहीं करता है। लेकिन वही लोहा को रखिएगा, तो लोहा रख दीजिएगा ना जमीन के अंदर या ऊपर रख दीजिए छप्पर पर, तो बोलिए जी कुछ दिन के बाद उसका रंग रूप क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन हुआ किसके कारण? बोलिए वो रिएक्शन किया दूसरे पदार्थ से कि नहीं रिएक्शन किया? रिएक्शन किया। तो जो रिएक्शन करता है वो रहता है किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। और जो रिएक्शन नहीं, रिएक्शन का मतलब ही होता है अभिक्रिया, काम। और काम बोलिए कभी अकेले नहीं होता है, किसी न किसी के साथ क्या करना पड़ता है? मिलना पड़ता है। तो संयुक्त अवस्था में वो ऐसे धातु रहेंगे जो क्या होते हैं? क्रियाशील अधिक होते हैं, और जो क्रियाशील कम होते हैं, न के बराबर वो अभिक्रिया करता है, वैसे धातु किस अवस्था में रहेंगे? संयुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में। बोलिए तो मुक्त अवस्था में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे धातु किस अवस्था में रहेंगे? मुक्त अवस्था में। क्यों? क्योंकि ये क्रियाशील क्या होते हैं? कम होते हैं। एक किसी दूसरे पदार्थ से, जैसे जल हो गया, चाहे हवा हो गया, इस सब से रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन बात किया जाए, लोहा हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, समझे ना, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ऐसा बोलिए जी किस अवस्था में रहेगा? संयुक्त अवस्था में। क्यों? क्योंकि ये सब
रिएक्शन माने अभिक्रियाशील माने मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसमें एक वीवीआई पॉइंट आपको याद रखना होगा कि कॉपर एक ऐसा धातु है जो संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्थाएं पाया जाता है। बोलिए, कॉपर एक ऐसा धातु है जो संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब आइए इसके बाद हम लोग समझेंगे खनिज। क्या समझेंगे? खनिज, जिसको अंग्रेजी में मिनरल्स कहा जाता है। बोलिए, आपसे पूछा जाए खनिज क्या है, तो वही बात बोलिए जी जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। भू परपटी से प्राप्त किए गए पदार्थ को क्या कहेंगे? खनिज। भू परपटी से प्राप्त किए गए पदार्थ को, अर्थात जमीन के अंदर से खोदकर जो भी वस्तु निकालेंगे वो वस्तु क्या कहलाएगी? खनिज। तो बोलिए, खनिज में कोई प्रॉब्लम? भू परपटी से प्राप्त किए गए वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? अब देखिए, खनिज के साथ एक अगला टर्म आपका है अयस्क। क्या है? अयस्क। अंग्रेजी में इसको अर्श कहते हैं। बोलिए, अयस्क क्या है? तो देखिए बाबू, खनिज से ही अयस्क बना है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वैसे खनिज जिससे आसानी से एवं कम खर्च में, वैसे खनिज जिससे आसानी से एवं कम खर्च में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? धातु प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? धातु। तो वैसे खनिज को क्या कहेंगे? अयस्क। फिर से, अयस्क किसको कहेंगे? तो वैसे खनिज जिससे बोलिए आसानी से एवं कम खर्च में धातु प्राप्त किया जा सकता है, उस खनिज को हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि कहीं पे जेसीबी से कोड़ैया हो रहा है, और जेसीबी से कोड़ैया हो रहा है, अब बोलिए ओकरा में से 2 कुर्सी निकला अंदर से। पहले नहर खोदा रहा था, बोलिए तो ओकरा में से 2 कुर्सी निकला। कै गो कुर्सी निकला? अब बोलिए 2 कुर्सी में से एगो ऐसा कुर्सी था कि उसको खाली ऐसे ही सूती कपड़ा से पोंछ पाछ दिए ना, तो बोलिए वो कुर्सी बैठने लायक हो गया। कोई धातु का वह कुर्सी था, लोहा का, एल्युमिनियम का, किसी चीज का। अब बोलिए तो जब उसको थोड़ा सा इसी खाली कपड़ा से, सूती कपड़ा से पोंछ पाछ दिए ना, तो बोलिए उससे क्या होने लगा? उसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उपयोग में ला सकते हैं। अब वही एक दूसरा कुर्सी जो था, वह इतना मतलब जंग लगा हुआ था, उसमें इतना जंग आया हुआ था कि बोलिए उसको तो सबसे पहले सूती कपड़ा से हम लोग पोंछने के बाद भी बोलिए जी जब बैठ रहे हैं तो इन्हें नेट जा रहा है, इन्हें नेट जा रहा है। उसके बाद फिर कहें कि नहीं, सभी बैठने लायक नहीं हुआ है। फिर हम लोग क्या करें कि बोलिए जी बाजार से कोई केमिकल ला करके उसको साफ किए, सरेस से रगड़े, तैयो वह बैठने के लायक अभी नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब एगो इतना कुर्सी मतलब खराब था, यानी इतना जंग आया हुआ था, इतना सड़ा गला टाइप का था कि बोलिए जी उसमें हम लोग मेहनत भी किए और बोलिए प्लस में पैसा भी खर्च किए। नहीं, केमिकल लाए, सरेस लाए, बोलिए एक आध गो गमछी उमछी भी, चाहे कोई घर का कपड़ा है वो गंदा हो गया, यानी 100-200 रुपया हमको बर्बाद हो गया उसको साफ करने में, फिर भी वह हमें उपयोगी लायक नहीं हुआ। समझे? देहाती कहावत है वो है, जितना के बउआ न उतना के झुनझुना। जितना कुर्सी को साफ करे में खर्चा कर दिए, मेहनत कर दिए, उतना में नया कुर्सी हो जाता। अरे लोहा के न होता, प्लास्टिक के होता, बैठने से न मतलब है। तो बोलिए क्या वो दोनों कुर्सी में से दोनों कुर्सी को खनिज कहेंगे? फिर गलत जवाब। खनिज दोनों कहलाएगा ना, दिमाग काम कर रहा है जी। अरे भू परपटी से प्राप्त किए गए पदार्थ को खनिज कहेंगे, तो दोनों तो भू परपटी से प्राप्त हुआ, लेकिन क्या दोनों को अयस्क कह पाएंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बोलिए एक जो हमको प्राप्त हुआ, बोलिए अयस्क किसको कहेंगे? वो तो प्राप्त हुआ उसको खनिज कहे जमीन के अंदर से, लेकिन अयस्क उसको कहेंगे जेकरा से बोलिए आसानी से एवं कम खर्च में हम लोग क्या कर सकते हैं? धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें से बोलिए जो नया टाइप का कुर्सी था उसको क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। लेकिन जो बोलिए जो कुर्सी हमारे उपयोगी लायक नहीं हो पाया मेहनत करने के बाद भी, तो उसको हम लोग अयस्क नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? अब बोलिए यहाँ से एक पॉइंट आप लोगों को बताना है कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? सभी खनिज अयस्क कहलाएंगे? नहीं। लेकिन क्या सभी अयस्क खनिज कहलाएंगे? नहीं। सभी खनिज अयस्क कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। लेकिन सभी अयस्क खनिज कहलाएगा। चलिए इतना बात समझ गए हैं, तो इसके साथ अब समझेंगे 3 बात और समझना है।
देखिए 3 पॉइंट क्या है आपका। एक है गैंग, एक क्या है गैंग, और दूसरा है पद्रावक। दूसरा क्या है